Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranam Kumar. Today we are going to take a live session of business studies और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 1 आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट बोले तो शेयर मार्केट का आज हम करेंगे पढ़ाई। शेयर मार्केट की चीजों को समझेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे, फाउंडेशन चीजों को समझेंगे और हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज फाइनेंशियल मार्केट जब पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठा के रखना है कि ये बात शेयर मार्केट क्या भी हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपके इस प्रैकेडमी चैनल पर। प्रैकेडमी चैनल पर प्यार बनाए रखें, प्यार मोहब्बत जो निछावर करना है निछावर कर दे, क्योंकि प्रैकेडमी चैनल वो एक लौता एक चैनल है जिसमें आपको तमाम सारे वीडियो कंटेंट विदाउट स्किपिंग, विदाउट हाइडिंग, विदाउट वेग, मतलब वे कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर मिलता है। आपको तमाम सारा चीज बढ़िया कंटेंट मिलता है और मेरे द्वारा आपको प्रोवाइडेड किया जा रहा है। तो आपको इसके लिए कुछ करना होगा। यू हैव टू पे फॉर दिस। व्हाट यू हैव टू पे, यू हैव टू लाइक माई वीडियोज। इस वीडियोज को फटाफट लाइक कर दे, दोस्तों के बीच में तुरंत शेयर कर दे, देरी ना करें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दो भाई। अगर उसको अच्छा लगेगा तो पढ़ेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं पढ़ेगा। और अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 3 काम आप कर दें, बाकी सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं। तो चलिए फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड टाइप्स को पढ़ेंगे। सेकंड में मनी मार्केट्स एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट को। और कैपिटल मार्केट 2 तरह से होता है। कैपिटल मार्केट को ही शेयर मार्केट बोलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। और ये प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों होता है। इसमें मेथड ऑफ फ्लोटेशंस भी पढ़ेंगे कि प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशंस कैसे होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उसका मीनिंग, फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर। मतलब ट्रेडिंग प्रोसीजर मतलब वो कैसे ट्रेडिंग होता है। आपको स्टॉक एक्सचेंज में आपको पूरा एक छोटा डेमो दिखाएंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह से शेयर को खरीदेंगे, किस तरह से शेयर को बेचेंगे। मैं उसके एक ब्रोकरेज फर्म को भी बताऊंगा कि कहाँ से आप शेयर खरीदेंगे, कहाँ से शेयर बेचेंगे। एक ऐप बताऊंगा आपको जहाँ पर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें। तो इस साथ साथ मैं ये भी बता चलो कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, 12th के बाद आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाओगे। तो आपके अंदर बिजनेस माइंड आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आप 12th पास करके आगे ग्रेजुएशन करने जाओगे। तो शेयर मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप कॉमर्स के बच्चे हो और कॉमर्स के बच्चे अगर शेयर मार्केट नहीं जानते हैं तो समझिए कि वो कॉमर्स के बच्चे कहलाने का हक ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, फिर भी शेयर मार्केट के दिग्गज हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ हम पढ़ाएंगे, डिटेल नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस को लेकर चलना है। तो इसी के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज जब पढ़ाएंगे, स्टॉक मार्केट जब पढ़ाएंगे, तो कुछ चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा बता देंगे, क्योंकि आप हमारे कोहर्ट फैन हो, आप मेरे कोहर्ट स्टूडेंट हो। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हम बताएंगे, क्योंकि ये आपका हक है और आपको समझना जरूरी है। और शेयर मार्केट को डील करने के लिए हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो चलिए, टॉपिक आपका इतना है, इतना ही सिलेबस में आ रहा है। इसी 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने वीडियो में। और ये पार्ट 1 वीडियो है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 आते आते आई थिंक खत्म हो जाएगा और जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करेंगे और रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। 1 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। देखिए फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट बोले तो शेयर मार्केट, ठीक है। अभी हमने कहा था फाइनेंशियल मार्केट बोले तो शेयर मार्केट। अब यहां पर थोड़ा मैकेनिज्म को समझिएगा कि इस ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। एक तरफ है शेयर्स और एक तरफ है बिजनेस फॉर्म। एक तरफ है सेवर्स और एक तरफ है बिजनेस फॉर्म। सेवर्स में कौन आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाले लोग, हम जैसे लोग, जो सैलरीड पीपल है, जो सैलरी से कमा करके पैसा लाते हैं और अपने पैसा को सेव करते हैं। तो हाउस होल्ड में रहने वाले हम जैसे लोग। और दूसरा है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म यहां पर आप प्रोड्यूसर भी कर सकते हो, इन्वेस्टर भी कर सकते हो, बोरोवर भी कर सकते हो। मतलब यहां पर वो बिजनेस फर्म है जो पैसा को लेगा और इन्वेस्ट करेगा अपने प्रोजेक्ट में। और इधर सेवर्स में वो लोग हैं जो सैलरीड पीपल हैं, जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, कुछ पैसा को सेव करते हैं। अब देखो 2 मैकेनिज्म है, एक तरफ है बैंक और एक तरफ है फाइनेंशियल मार्केट।
जो व्यक्ति है, हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाला व्यक्ति है, वो पैसा को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है? बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकता है। हम लोग जैसे बैंक में रखते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सेवर्स जो हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाला लोग है, वो पैसा कहाँ जमा कर रहा है? बैंक में पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में भी पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड डाल रहे हैं। मैकेनिज्म समझना। फिर क्या है, ये जो बिजनेस फर्म है, इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए रेजिंग ऑफ फंड, रेजिंग ऑफ कैपिटल। तो ये बिजनेस फर्म बैंक से भी पैसा ले सकता है और फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा उठा सकता है। तो बैंक को हम यहां पर इसलिए लाए क्योंकि बैंक इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेयर मार्केट इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन यहां पर मेन फोकस आपको फाइनेंशियल मार्केट में रखना है, लेकिन इसको बैंक से भी आपको समझना है। तो पहले बैंक समझिए। सेवर्स अपने पैसा को सेव किया और बैंक में रखा। बहुत सारे 92% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पैसा बैंक में रखते हैं, पैसा बैंक में रखते हैं। इससे के लिए बैंक को यहां पर समझाना भी जरूरी है। तो सेवर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाले 92% ऑफ पीपल वो अपना पैसा को सेव करके बैंक में रखते हैं। अब बैंक के पास पैसा आता है और उस बैंक उस पैसा को क्या करता है? लोन के रूप में बिजनेस फर्म को देता है, इंडस्ट्री को देता है, फैक्ट्री को देता है लोन के रूप में। इस तरह से बिजनेस फर्म को बैंक से पैसा मिल जाता है, बैंक से फंड मिल जाता है। लेकिन हमको इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है फाइनेंशियल मार्केट पर, शेयर मार्केट पर। अब यहां पर फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो रेज फंड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के रास्ते से। क्या बोले? बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो फंड को रेज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के रास्ते से, बोले तो शेयर मार्केट के रास्ते से। तो सेवर्स जो हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर में हैं, 92% व्यक्ति तो बैंक में पैसा रखा, बाकी के 8% लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम जैसे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाले हम जैसे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, मतलब किसी कंपनी का शेयर खरीदे। तो जब किसी कंपनी का आप शेयर खरीदोगे तो बदले में पैसा दोगे, किसको? कंपनी को दोगे। अब क्या है कि शेयर मार्केट में कंपनी को पैसा आता है, ब्रोकर के थ्रू पैसा आता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ब्रोकर को पैसा दिया, ब्रोकर के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा गया। अब शेयर मार्केट में अथाह पैसा है, मतलब समुद्र में जितना पानी कम नहीं उतना पैसा कम नहीं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अथाह पैसा है, अनलिमिटेड फंड्स है। अब बिजनेस फर्म, फैक्ट्री, इंडस्ट्री को ये पता है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ अगर फंड चाहिए तो हमें बैंक नहीं दे पाएगा, इसी के लिए यहां बात कर रहे हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एंड कैपिटल मुझे चाहिए तो बैंक नहीं दे पाएगा, हमें कौन देगा? शेयर मार्केट देगा। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में भलो 8% ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर रहने वाले लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कंपनी का रेशियो बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनी यहाँ पर बैठी हुई है जिसका फंड रेज होता है, पैसा यहाँ पर होता है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो यहाँ से फंड लेकर जाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में जो फंड का है कोई अभाव नहीं है, मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड फंड है। इतना फंड है कि बैंक में भी उतना अवेलेबल नहीं है। बैंक उतना लोन नहीं दे पाएगा बिजनेस फर्म को जितना फाइनेंशियल मार्केट फर्म को लोन दे पाएगा। इससे के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में एक लिंक का माध्यम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी आएगा, जैसे प्रीकेडमी कंपनी में हूं, मैं डायरेक्ट किसी पब्लिक के पास जाकर बोलूंगा कि लोन दे दो भाई, लोन दे दो भाई, नहीं। प्रीकेडमी कंपनी कहाँ जाएगी? शेयर मार्केट जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट जाएगी, वहां से पैसा लेकर आएगी। और शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कहां से आएगा? वो आएगा हाउस होल्ड सेक्टर से। तो हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा आया शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट से पैसा प्रीकेडमी कंपनी लेके चल गई। उसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा उठकर आएगा शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, फिर वहां से पैसा उठ करके कोई XYZ कंपनी पैसा उठा करके ले जाएगी। तो यहां पर दो सोर्स है जहां पर फर्म, इंडस्ट्री, फैक्ट्री पैसा उठाती है, एक बैंक और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन यहां पर हम फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक है इसलिए हम इसी पर फोकस है। तो फिर से समझिए, सेवर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाला लोग अपना पैसा को सेव करता है और सेव करने के बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाला लोग शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में पैसा जाएगा, और शेयर मार्केट से पैसा उठाकर कौन ले जाएगा? इंडस्ट्री, फैक्ट्री या बिजनेस फर्म उठाकर ले जाएगा। मतलब शेयर्स का पैसा आया फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा चला गया बिजनेस फर्म, इंडस्ट्री या फैक्ट्री में। तो फाइनेंशियल मार्केट यहां पर एक एज ए क्या है? लिंक के रूप में काम कर रहा है। किसके बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में, या यहां पर कहें कि हाउस होल्ड सेक्टर या और बिजनेस फर्म के बीच में।
या आप कह सकते हैं सेवर्स या बोरोवर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। चलिए और थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट, ये तो फिगर और डायग्राम से समझने की कोशिश किए। फाइनेंशियल मार्केट के चलिए डेफिनेशंस थोड़ा सा देख लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट। अब देखो यहाँ पर सरप्लस किसको बोला गया है, यहाँ पर सरप्लस बोला गया है आपके हाउस होल्ड सेक्टर को, यहाँ पर सरप्लस कहा गया हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को, और डेफिसिट क्या गया है बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म को इसलिए डेफिसिट कहा गया है क्योंकि बिजनेस फर्म को पैसे की आवश्यकता होती है, बार बार आवश्यकता होती है, और हाउस होल्ड सेक्टर के पास सेविंग वाला पैसा बहुत पड़ा रहता है, तो यहाँ पर पैसा सरप्लस रहता है हाउस होल्ड सेक्टर में। हाउस होल्ड सेक्टर में पैसा सरप्लस रहता है, बिजनेस फर्म में पैसा की जरूरत होता है, इसलिए ऑलवेज बिजनेस फर्म डेफिसिट यूनिट रहता है और हाउस होल्ड सेक्टर सरप्लस रहता है। क्यों? क्योंकि भैया सीधा सा बात है, सैलरीड पीपल होगा तो वो इनकम जो कमाएगा उसमें कुछ हिस्सा एक्सपेंस करेगा, कुछ हिस्सा सेव करेगा, तो उसके यहाँ डेफिशिएंसी आने का बहुत रेयर चांस होता है। लेकिन बिजनेस फर्म लार्ज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है पैसा को, इसके लिए इसको फंड का रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए यहाँ पर डेफिसिट यूनिट होता है। चलिए आप थोड़ा सा देखते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो चार फंक्शन है, आराम से समझिएगा फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि सेविंग का पैसा को चैनलाइज करना, मतलब सेविंग का पैसा चैनलाइज करना मतलब सेवर्स के पास जो पैसा है उस पैसा को फाइनेंशियल मार्केट में डालो और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेकर के बिजनेस फर्म को दे दो, यही ये लाइन कहता है। मोबिलाइज मतलब चलाना, सेविंग मोबिलाइज और सेविंग मतलब सेविंग का पैसा को पास करना, और चैनलाइज करना मतलब चैनल बनाना दैम इनटू ए मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। प्रोडक्टिव यूज मतलब बिजनेस फर्म को पैसा चाहिए, इसको पैसा देना, मतलब सेवर से पैसा फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के बाद बिजनेस फर्म में पैसा चला जाएगा, इसी को कहते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ फंड एंड चैनलाइजिंग टू द प्रोडक्टिव यूजेस। फिर सेकंड है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट वहाँ वो मार्केट है जहाँ पर आपको प्राइस पता चलता है, किस चीज़ें का प्राइस, शेयर प्राइस, शेयर मार्केट में प्राइस, शेयर प्राइस, जैसे शेयर का वैल्यूएशन होता है ना, शेयर प्राइस। थर्ड क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पर आप फाइनेंशियल एसेट्स को ले जाइएगा तो फाइनेंशियल मार्केट में उसको बेचा जाएगा, और बेचने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, कैश। कैश क्या है, लिक्विड, नहीं समझे होंगे। फाइनेंशियल एसेट्स मान लीजिए आपके पास शेयर्स हैं, मान लीजिए आपके पास बॉन्ड है, तो भैया शेयर और बॉन्ड किसी व्यक्ति को जाकर आप दोगे तो पैसा देगा, नहीं देगा। ये शेयर और बॉन्ड को आपको कहाँ बेचना होगा, फाइनेंशियल मार्केट में जाके बेचना होगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट में आप जब बेचोगे तो बदले में क्या मिलेगा आपको, कैश मिलेगा, इसलिए कह रहा है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फिर यहाँ पर लिख रहा है फोर्थ पॉइंट में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जब शेयर का बेचना खरीदना जो प्रोसेस होता है वहाँ पर जो कॉस्ट होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो बहुत ही मिनिमम होता है, जिसको हम बोलते हैं STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। STT याद रखिएगा, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत ही मिनिमम लिया जाता है। इससे लोग धड़ल्ले से आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेचने खरीदने समय टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि टैक्स बहुत ही कम लिया जाता है। ये इसलिए टैक्स कम लिया जाता है कि इन्वेस्टर का मन बढ़ा रहे। ज़्यादा टैक्स लेगा तो कौन भैया, यहाँ 8% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा तो फिर कितने लोग रह पाएंगे। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्टों में तोड़ा गया है, एक आपका है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। एक क्या है, कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। अगर आपको शॉर्ट टर्म में काम करना है, शॉर्ट टर्म पीरियड में काम करना है, मतलब आपको कहीं से पैसा लेना है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो आप मनी मार्केट में जाइए। अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा लेना है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसा लेना है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर आपको पैसा लेना है तो आप कैपिटल मार्केट में जाइए। वैसे ही वर्ड कैपिटल जहां भी यूज होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऐसे भी आपको पता है। कैपिटल एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब जो वर्ड यूज होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल वर्ड जहां लग जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में टूटा, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, बरोबर। कैपिटल मार्केट को भी दो पार्ट में तोड़ा गया है। कैपिटल मार्केट दो पार्ट में टूटा है, पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। इसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। मतलब शेयर मार्केट लंबे रेस का घोड़ा है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आता है। तो कैपिटल मार्केट का सेकंड वाला क्या है, शेयर मार्केट, मतलब सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट दो पार्ट में, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को कहेंगे।
तो फिर से आइए जल्दी जल्दी क्लासिफिकेशन आइए, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट, पहला कैपिटल मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म पीरियड इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बोले तो शेयर मार्केट, ठीक है। तो चलिए आज कवर करेंगे मनी मार्केट को, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग मनी मार्केट को कवर करेंगे, आगे जाकर के हम फिर कैपिटल मार्केट को कवर करेंगे और कैपिटल मार्केट के अंदर आने वाला प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और वैसे भी टॉपिक कवर्ड में मैंने कंटेंट लिखा दिया था, तो वहां पर भी उस चीज़ों को मेंशन किया गया। चलिए मनी मार्केट, तो मनी मार्केट के बारे में अभी जस्ट मैंने कहा कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये है, मनी मार्केट क्या है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो मनी मार्केट में आइए। फंड या सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, 1 साल। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में टूटा, एक मनी और एक कैपिटल। मनी शॉर्ट टर्म, कैपिटल लॉन्ग टर्म। मनी साल भर, कैपिटल साल भर या साल भर से ज्यादा, 1 ईयर के अंदर या 1 साल। अरे सिंपल सा बात है ना, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, 1 साल या 1 साल से कम मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होगा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड सिक्योरिटीज हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। द मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट में मेजर पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो भैया ये थोड़ा याद रखिएगा, आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गया। अभी एनबीएफसी में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला जो बैंक है वो है बजाज फाइनेंस। ये एनबीएफसी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसकी शेयर मार्केट प्राइसिंग भी है बहुत अच्छी है। स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेशन हाउस, म्यूचुअल फंड, ये सब मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, भैया याद रखना। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा लेकिन याद रखना, ठीक है। द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ फीचर्स हैं उसको देख लीजिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का क्या फीचर्स है। तो भैया मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म बोले तो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर मतलब इसके मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या 1 साल से कम होगा। नो जोग्राफिकल लोकेशंस, कोई जोग्राफिकल लोकेशंस नहीं होगा। मेजर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा वो है आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी, ये सब पार्टिसिपेट करेगा। कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट में यूज होता है जैसे कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। चलिए कॉमन इंस्ट्रूमेंट का नाम लिए तो चलिए कॉमन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो द कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर, लिस्ट खुल गया है, चलिए आराम से प्रेम से ये देखिएगा, ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भैया। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को कमांड कर लीजिएगा तो वहां से क्वेश्चन केस स्टडी के ज़्यादा बनते हैं, इसके लिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो मनी मार्केट का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बिल होता है भैया। देखो ये क्या है, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। ट्रेजरी बिल के बारे में सुनो। दे आर इशूड बाई आरबीआई, कौन इशू करता है, आरबीआई करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। ये शॉर्ट टर्म फंड होता है। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू, ये जो इशू होता है फेस वैल्यू से कम होता है, ठीक है। इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है ये याद रखिएगा। देखो इसमें डेट याद रखना जरूरी है, इसमें मैच्योरिटी डेट याद रखना बहुत जरूरी है, ये दिमाग में रहेगा तो आप पकड़ पाओगे। और याद रखना सब जितना भी इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का वो साल भर से नीचे ही रहेगा। जैसे इसका देखो 14 डेज से लेकर 364 डेज, 1 साल से कम हो गया। चलिए अब ये ट्रेजरी बिल में काम कैसे होता है वो समझिए। दो चीज़ों को समझना है, पहले तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा मैच्योरिटी डेट। जितना भी इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में उसका पहला ऑब्जेक्टिव समझना है, दूसरा मैच्योरिटी डेट। तो ऑब्जेक्टिव अभी समझा रहे हैं, मैच्योरिटी डेट याद रखिएगा 14 दिन से 364 डेज, 14 डेज टू 364 डेज। जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है किसको, ट्रेजरी बिल को। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है कि आप कोई ट्रेजरी बिल लेने जा रहे हो, यहाँ से देखो यहाँ एग्जाम्पल है, कोई इन्वेस्टर है जो क्या किया, ट्रेजरी बिल लिया, ठीक है, 2 लाख का ट्रेजरी बिल लिया, तो 2 लाख इसका फेस वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख इसका फेस वैल्यू है, लेकिन ट्रेजरी बिल में जो बिल मिलेगा वो फेस वैल्यू से नीचे मिलेगा। क्या बोले, ट्रेजरी बिल में जो बिल मिलेगा वो फेस वैल्यू से नीचे मिलेगा। मतलब 2 लाख का जो फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल है वो मिला 1,90,000 में। कितना में मिला,
1,90,000 में। कितना मिला? 1,90,000 में। यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना दिया गया है, मतलब 2 लाख का ट्रेजरी बिल 1,90,000 में कोई इन्वेस्टर परचेज किया। कोई इन्वेस्टर 2 लाख का ट्रेजरी बिल 1,90,000 में परचेज किया और उसको 3 महीने तक रखा। कितने महीने तक रखा? 3 महीने तक रखा। आफ्टर मैच्योरिटी मतलब 3 महीना जैसे पूरा, उसको उस इन्वेस्टर को 2 लाख मिल गया। इन्वेस्टर विल गेट 2 लाख। इन्वेस्टर को कितना मिल गया? 2 लाख। और जो डिफरेंस था 10,000 वो इंटरेस्ट के रूप में इन्वेस्टर को रिसीव्ड हो जाएगा। जो बीच में डिफरेंस बचा ना 1,90,000 और 2 लाख के बीच में 10,000 का डिफरेंस जो बना, वो डिफरेंस आपको रिसीव्ड हो जाएगा इन्वेस्टर को। नहीं समझ में आया? जैसे 2 लाख का ट्रेजरी बिल है, ध्यान से सुनो, 2 लाख का ट्रेजरी बिल है, फेस वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख का ट्रेजरी बिल है, मतलब 2 लाख के फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल है। 2 लाख के फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल है। इसको कोई इन्वेस्टर कितना में ले लिया? परचेज किया 1,90,000 में। कितना परचेज किया? 1,90,000 में। कितने दिन तक रखा? 3 महीने तक रखा। कितने दिन तक रखा? 3 महीने तक रखा। 3 महीने के बाद ये जो 1,90,000 का इन्वेस्टर जो ट्रेजरी बिल लिया था, वो इन्वेस्टर को 2 लाख में मिल जाएगा। कितना में मिल जाएगा? 2 लाख में। मतलब 2 लाख का जो फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल लिया था, कितना में? 1,90,000 में। 3 महीना के बाद वो 2 लाख में इन्वेस्टर को मिल जाएगा। तो कितना का डिफरेंस हुआ? 10,000 का डिफरेंस हुआ ना भाई। ये 10,000 का डिफरेंस इंटरेस्ट के रूप में काउंट होगा। और ये भाई इन्वेस्टर को तो मिल ही गया, क्योंकि यही 10,000 को जोड़े, 1,90,000 में 10,000 को जोड़े तब ना 2 लाख आया भाई। तो यही 10,000 इंटरेस्ट के रूप में किसको मिल गया? इन्वेस्टर को मिल गया। ठीक है, 3 मंथ के लिए था, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए 3 मंथ। 3 महीना से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन यही रखे। तो समझ में आ गया? ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू से नीचे 1,90,000 3 महीने के लिए दिया गया। 3 महीने जैसे खत्म हुआ 10,000 और ऐड कर दिए तो 2 लाख हो गया। और वो 10,000 जो है इंटरेस्ट है जो इन्वेस्टर को मिल गया। मतलब अब ट्रेजरी बिल को फेस वैल्यू से कम में लोगे। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल को फेस वैल्यू से कम में लोगे। फिर मैच्योरिटी जब पार होगा तो वो फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको इंटरेस्ट के रूप में माना जाएगा, वो आपको पेड होगा। ठीक है, तो 2 लाख का फेस वैल्यू का जो ट्रेजरी बिल था वो 1,90,000 में इन्वेस्टर खरीदा, 3 महीने तक रखा, 3 महीने के बाद 2 लाख मिल गया। मतलब वही फेस वैल्यू का वैल्यू मिल गया। 10,000 का जो डिफरेंस आया वो इंटरेस्ट के रूप में आया जो इन्वेस्टर को मिल गया। चलिए आइए कॉमर्शियल पेपर को समझते हैं। आइए कॉमर्शियल पेपर को समझते हैं। चलिए कॉमर्शियल पेपर को समझते हैं। सेकंड है ये। तो कॉमर्शियल पेपर क्या है, इसके थोड़ा डेट याद रखिएगा। 15 डेज से 1 साल। कॉमर्शियल पेपर 15 दिन से 1 साल के लिए होता है। कॉमर्शियल पेपर क्या है? इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमोजरी नोट इशूड बाय अ लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनी टू अ raise short term fund at a lower rate of interest than market rate. They are negotiable instrument transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period 15 days to 1 year. देखिए यहाँ पर क्या है, एक कॉमर्शियल पेपर एक्चुअली क्या होता है? शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमोजरी नोट है जो इशू किया जाता है किसके द्वारा? लार्ज कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है फंड को रेज करने के लिए। जैसे कॉमर्शियल पेपर है तो कंपनी को मान लो पैसा चाहिए। ठीक है, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कंपनी से हमें जैसे कॉमर्शियल पेपर है, तो कॉमर्शियल पेपर है तो ये इशूड किसके द्वारा होगा? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इशू किसके द्वारा होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इशूड बाय डेट और ऑब्जेक्टिव्स। इशूड बाय डेट और ऑब्जेक्टिव। इशूड बाय कौन है? कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कंपनी। डेट क्या है? 15 डेज टू 1 ईयर। 15 डेज टू 1 ईयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका कहानी समझ लो। कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल पेपर क्या है? यहाँ पर कंपनी क्या करती है? अपने ये शॉर्ट टर्म प्रोमोजरी नोट है, जैसे कंपनी को पैसा चाहिए तो कॉमर्शियल पेपर मार्केट में इशू कर देती है, पब्लिक से पैसा ले लेती है और पैसों को यूज कर लेती है। जब पैसा चुकाना होता है तो वो कॉमर्शियल पेपर वापस हो जाता है, फिर पैसा वापस कर देती है कंपनी।
तो ये क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमोजरी नोट है जो इशू क्या किया जाता है कंपनी के द्वारा। ये प्रोमोजरी नोट है, प्रोमोजरी नोट आप लोग पढ़े होंगे। प्रोमोजरी नोट में मेकर होता है जो प्रोमिस करके देता है कि हम आपको पैसा देंगे। तो कंपनी एज अ प्रोमोजरी नोट मतलब प्रॉमिस करके देगा कि भैया आप मेरा कॉमर्शियल पेपर ले लीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप जितना पैसा हमको दीजिएगा मैच्योरिटी डेट के बाद आपको हम पेपर वापस ले लेंगे, पैसा आपको दे देंगे। नहीं समझे, हम कंपनी है, प्रेकेडमिक कंपनी है, हम प्रेकेडमिक कंपनी के बिहाफ में हम मेकर हैं, हमने प्रोमोजरी नोट बनाया कि मुझे इतना 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। हम यहाँ पर प्रोमोजरी नोट बनाए, प्रोमोजरी नोट में यहाँ मेकर के रूप में साइन किया, बोले 10 लाख हमको दे दीजिए, 3 महीना के बाद हम आपको लौटा देंगे। ये प्रोमोजरी नोट बना करके हम किसी पब्लिक को दे दिए कि भैया देखो हम साइन करके दिए कि हमको 10 लाख दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि 3 महीने के बाद दे देंगे। हम ये कॉमर्शियल पेपर दे दिए उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या किया, हमको 10 लाख दे दिया। हम 3 महीने तक यूज किए, जैसे 3 महीना पूरे होगा मैच्योरिटी डेट होगा, डेट ऑफ ग्रेस आएगा जो आपको पता है। फिर उसके बाद हम वो व्यक्ति क्या करेगा, मुझे बोलेगा कि सर आप पैसा वापस करो, तो हम कॉमर्शियल पेपर वापस में ले लेंगे और उसको पैसा दे देंगे। तो ये शॉर्ट टर्म फंड को रेज करने का तरीका है जो कंपनी अपनाती है कॉमर्शियल पेपर इशू करके। और ये क्यों करती है, यह ध्यान से सुन लो। कंपनी अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को खर्चा निकालने के लिए काम करती है। क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है मैं आपको बहुत इसमें भी बता चुका हूं, अकाउंट्स में भी, और इसमें भी बताया हूं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है जो कंपनी इशू करती है शेयर को, इशू करती है डिवेंचर को, अनराइटर कमीशंस देती है। तो ये सब जो काम करने में, प्रिंटिंग पेपर चार्जेज होता है, ये सब काम करने में कंपनी को खर्चा आता है, उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इसी कॉस्ट को मतलब ये करने के लिए, मतलब इस खर्चा को मैनेज करने के लिए कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। इसी खर्चा को मैनेज करने के लिए क्या करती है कंपनी, कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। ठीक है, याद रखिएगा, इशूड बाय कंपनी, डेट 15 to 1 years। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है फ्लोटेशन कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है एज ए प्रोमोजरी नोट। समझ रहे हो ना, कंपनी प्रॉमिस करेगी कि भैया आप हमको 10 लाख दोगे, 3 महीना बाद लौटा देंगे। यही प्रोमोजरी नोट पब्लिक को देगी, पब्लिक 10 लाख दे देगा हमको, और फिर बाद 3 महीना के बाद क्या करेंगे, हम 10 लाख लौटा देंगे और कॉमर्शियल पेपर अपना वापस ले लेंगे, काम खत्म हुआ। 15 days to 1 year, मैच्योरिटी कितना भी हो सकता है, हम 3 महीना का हैं, हो सकता है कि साल भर के लिए हम प्रोमोजरी नोट साइन कर दें, प्रॉमिस कर दें। चलिए कॉल मनी को समझिए। कॉल मनी क्या है, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। जैसे बैंक को अगर मान लो यहाँ पर एक बैंक है XYZ, यहाँ पर है यहाँ पर कौन बैंक है, अच्छा चलो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर A बैंक है, यहाँ पर B बैंक है। अब राताराती B बैंक को पैसा का जरूरत हो गया, राताराती B बैंक को पैसा का जरूरत होगा लिक्विडिटी का, तो A बैंक B बैंक को पैसा देगा। तो B बैंक क्या करेगा, A बैंक को कॉल करेगा, कॉल इसीलिए नाम रख दिया कॉल मनी, कॉल करो। तो B बैंक को पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो B बैंक A बैंक को कॉल करेगा कि भैया हमको पैसा दो। तो ये फोर्टनाइट के लिए होता है, 14 दिन का ट्रांजेक्शन होता है, 14 दिन के बीच में सेटलमेंट हो जाता है। तो कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, रीपेमेंट ऑन डिमांड विथ अ मैच्योरिटी पीरियड। देख लीजिए 1 days to 15 days, फोर्टनाइट है, यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। CRR को मेंटेन करने के लिए ये बैंक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करती है, क्योंकि आपको पता है कि CRR 4%, अभी तो घटा बढ़ा है, मुझे अभी करंट नहीं पता, लेकिन 4% मान लो कि 4% CRR मेंटेन करना होता है। तो ये RBI का रूल है कि 4%, कोई भी कॉमर्शियल बैंक 4% का CRR मेंटेन करेगा। मान लो B बैंक का CRR 3% हो गया, मान लो उस दिन, जिस दिन किसी XYZ दिन में ये B बैंक का CRR जो मेंटेन 4% करना था वो 3% हो गया, तो वो B बैंक तो टेंशन में आ जाएगा कि RBI बोला है कि CRR 4% रहना चाहिए, लेकिन आज के दिन मेरा CRR 3% है, तो हमको 1% का पैसा किसी भी शर्त में चाहिए, पब्लिक अब हमको नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा बैंक को कॉल करेंगे कि ये भाई 1% का मेरा CRR घट रहा, दे दो ना पैसा। तो वही B बैंक जो क्या किया, A बैंक को कॉल किया कि भाई 1% का B बैंक, मान लो B बैंक है, हम A बैंक को कॉल किया कि भाई 1% का पैसा मेरा घट रहा है, दे दो ना, हम सेटल कर देंगे 14 दिन के बीच में। क्योंकि RBI जब देखेगा तो बहुत डांटेगा, वो 4% हमको कहा था रखने के लिए, तो हमको अब 4% रखने के लिए कहा था, मेरे पास 3% है, 1% दे दो पैसा, हाँ हम सेफ जोन में आ जाएंगे। हमको क्या कहते हैं, RBI हमको मतलब पेनल्टी नहीं लगाएगा, क्योंकि आज देखिए RBI एक्सिस बैंक का कुछ बैंक को पेनल्टी लगाया है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें RBI लगाता है, वैसा कोई रीज़न नहीं है कि 4% के कारण लगा दिया होगा,
लगाता है। द इंटरेस्ट रेट पेड टू द कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। अब ए तो पैसा दे देगा बी को, लेकिन ए बोलेगा हमको क्या फायदा हुआ भाई, तुम बताओ, तेरा सीआरआर मेंटेन करवाने के लिए हम पैसा तुमको दे रहे थे, हमको क्या फायदा होगा, तो हम इंटरेस्ट लेगा। तो ए बैंक बी बैंक को पैसा देगा, तो बदले में क्या लेगा ए बैंक, बदले में बी बैंक ए बैंक को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और क्या देगा बस। फोर्थ वन देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है सर, इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बियरर फॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक ही इशू करेगा, इसे याद रखिएगा। तो इशूड बाय यहाँ पर याद रखिएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। दे कैन बी इशूड टू, किसको इशू होता है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, कंपनी, फॉर रेजिंग मनी फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 91 डेज टू, डेट कितना है, मैच्योरिटी डेट कितना है, तो 91 डेज से लेकर 1 साल, 91 डेज तो 1 साल। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कौन करेगा, बैंक इशू करेगा। मैच्योरिटी डेट क्या होगा, 91 डेज टू 1 साल। ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कहानी बड़ा मजेदार है। मजेदार क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कौन करता है, बैंक करता है। तो बैंक को पैसा का जरूरत होता है, तो जब जब बैंक को पैसा का जरूरत होगा तब तो कॉल मनी का रास्ता तो अपनाएगा ही, लेकिन फिर भी अगर मान लो बैंक को पैसा का जरूरत होगा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का फायदा उठाता है। मतलब मान लो यहाँ पर कौन बैंक का नाम रख ले, मान लो प्रैकेडमी मेरा चैनल है तो उसी का बैंक बना देते हैं। प्रैकेडमी बैंक है, तो प्रैकेडमी बैंक में मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी का पैसा रखा हुआ है, वाई लिमिटेड कंपनी का पैसा रखा हुआ है, जेड लिमिटेड कंपनी का पैसा रखा हुआ है। इस बैंक में पैसा रखेगा, अरे इंडस्ट्री फैक्ट्री भी तो बैंक में पैसा रखता है, रखा हुआ है। अब प्रैकेडमी कंपनी को पैसा का जरूरत हुआ, फंड रेज करने का जरूरत हुआ कि भैया हमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। तो प्रैकेडमी कंपनी एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड कंपनी को बोलेगा कि भाई सुनिए ना, आपका पैसा मेरे यहाँ रखा हुआ है। एक्स बोलेगा हाँ रखा हुआ है, वाई बोलेगा हाँ रखा हुआ है, जेड बोलेगा हाँ रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। तो प्रैकेडमी बैंक कहेगा कि सर आप हमको कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देंगे कि आपका पैसा इतना जमा हुआ है। जैसे एक्स लिमिटेड का मान लीजिए 10 करोड़ पैसा डिपॉजिट है, तो प्रैकेडमी कंपनी कहेगा कि इसमें से हमको 1 करोड़ दे दीजिए। प्रैकेडमी बैंक क्या कहेगा, एक्स लिमिटेड का 10 करोड़ पैसा जमा था, तो प्रैकेडमी बैंक उसमें से बोलेगा कि सर 1 करोड़ दे दीजिए। तो बचा कितना, एक्स लिमिटेड कंपनी में पैसा कितना बचा, 9 करोड़। लेकिन प्रैकेडमी बैंक कहेगा कि 9 करोड़ नहीं, आपको हम 1 करोड़ जो पैसा लेंगे उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देंगे। मतलब 9 करोड़ तो कैश आपके पास मेरे पास जमा है, 1 करोड़ जो पैसा हम लिए हैं, प्रैकेडमी बैंक जो पैसा लिए है उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा कि 1 करोड़ आपका है। मतलब ओवरऑल 10 करोड़ आपका माना जाएगा, जिसमें से 9 करोड़ आपका कैश हो जाएगा और 1 करोड़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम पर दिया रहेगा, मतलब 10 करोड़ ऐसे रहेगा। तो उसी तरह से शॉर्ट टर्म में बैंक को अगर पैसा चाहिए होता है तो बैंक क्या करती है, जो अकाउंट में डिपॉजिट है पैसा अदर कंपनी का, उस पैसा को यूज कर लेती है और उसके बदले में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कंपनी को दे देती है। मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है, 91 डेज टू 1 ईयर। ठीक है। कॉमर्शियल बिल क्या है भैया, तो कॉमर्शियल बिल इज जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ गया अकाउंट्स में, वो कॉमर्शियल बिल समझ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको ध्यान में नहीं होगा, आप 11th में पढ़े होगे तो भूल भी गए होगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि बिल बनता है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए जो ए है और बी है, बी जो है क्रेडिट में सामान खरीदा, क्रेडिट में गुड्स खरीदा। बी जो है क्रेडिट में गुड्स खरीदा किससे, ए से। तो ए बन गया ड्रॉर जो बिल ड्रॉ करेगा, अब बी बन गया ड्रॉइंग। अब ए क्या करेगा, बिल को ड्रॉ करेगा कि बी ए, ध्यान से सुनिएगा, ए बिल को ड्रॉ करेगा, उसमें लिखेगा और साइन करेगा कि बी ने 50 लाख का सामान खरीदा। मान लीजिए 50 लाख का बी ने सामान खरीदा, तो यहाँ पे लिखेगा 50 लाख का बी ने सामान खरीदा, और ए यहाँ पर बिल को बनाएगा और बी को कहेगा एक्सेप्ट करो, बी भी यहाँ पर साइन कर देगा। मतलब ए बिल बनाया 50 लाख का और बी से साइन करवा लिया, मतलब एक्सेप्टेंस ले लिया। तो इस बिल को हम यहाँ पर जो ट्रेड के दौरान जो बिल बनेगा, ट्रेडिंग हो रहा है ना, ए क्या किया, उधार सामान बी को बेचा 50 लाख में, तो ए 50 लाख में बेचा और बी के पास पैसा नहीं था, तब नहीं यहाँ कहा जा रहा है कि 50 लाख का सामान यहाँ पर क्रेडिट पर खरीदा गया। तो बी के नाम पर ए क्या करेगा, बिल बना देगा। अब बिल बनाने के बाद क्या करेगा, बी को बोलेगा एक्सेप्ट करो कि तुम सामान मेरे से खरीदा है,
कब पे करेगा? तो बी बोलेगा ठीक है हम सामान, बी बोलेगा कि ए भाई तुमसे हम सामान जब खरीदे ही हैं तो साइन करने में हमको क्या दिक्कत है, एक्सेप्टेंस देने में क्या दिक्कत है, दे देगा। तो ये जो होगा वो ट्रेड के दौरान होगा, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेड बिल। कहाँ गया? ट्रेड बिल। मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 90 डेज, याद रखिएगा। तो इट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब वर्किंग कैपिटल का बिजनेस फंड को रिक्वायरमेंट होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। कॉमर्शियल बिल्स को कहते हैं। ए सेलर ऑफ गुड्स, ए सेलर ऑफ गुड्स है, यहाँ पर देखो पिक्चर में समझाएं। ए है सेलर ऑफ गुड्स, वो ड्रॉ करेगा बिल को ड्रॉ करेगा। यहाँ पर ए बिल ड्रॉ कर रहा है। ऑन द बायर, यहाँ पर बायर कौन है? बी खरीदने वाला है। व्हेन गुड आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, याद रखिएगा यहाँ पर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट होगा तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा, अगर कैश दे देगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? बी एक्सेप्ट करेगा। बाय द बायर, मतलब यहाँ बायर कौन है? बी है। इट बिकम मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, ये मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, मतलब ट्रेड बिल बन जाएगा। अब द बिल कैन बी डिस्काउंटेड विथ अ बैंक। अब क्या है कि ए को मान लो पैसा का जरूरत पड़ गया, भैया हमको पैसा का जरूरत है, बी 3 महीना बाद देगा, हम 3 महीना तक बैठे रहेंगे? नहीं सर। तो ए को पैसा का जरूरत पड़ेगा तो ए क्या करेगा? बिल को लेकर बैंक पास चल जाएगा। बैंक इसको क्या कर देगा? डिस्काउंट कर देगा। मतलब 50 लाख का बिल है तो बैंक उसको 49 लाख मान लो दे देगा। तो सर यहाँ पर 1 लाख रुपया कहाँ गया? 1 लाख रुपया बैंक रख लिया, क्योंकि बैंक बोलेगा कि भाई मैच्योरिटी डेट से पहले तुमको पैसा चाहिए तो कुछ पैसा हम भी तो रखेंगे, हम भी तो काटेंगे। तो ए जो है वो गया बैंक के पास, डिस्काउंट किया। तो ए के पास बिल कितना था? 50 लाख का बिल बनाया था, ड्रॉ किया था, 50 लाख का बिल लेकर बैंक में गया, बैंक 1 लाख रुपया काट करके 49 लाख दे दिया। अगर जल्दी पैसा चाहिए तो कुछ पैसा तो कटेगा। तो जब ये मैकेनिज्म होता है तो इसको यहाँ पर कहते हैं कि द बिल कैन बी डिस्काउंटेड विथ अ बैंक इफ द सेलर नीड फंड बिफोर द बिल मैच्योरिटी। बिल मैच्योरिटी से पैसा अगर तुमको चाहिए तो बैंक जाकर डिस्काउंट करवा लो। तो इसी को कहते हैं कॉमर्शियल बिल। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मैकेनिज्म से अगर काम होता है तो उसको कहते हैं कॉमर्शियल बिल। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? फिर से एक बार ब्रशिंग कर देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब होता है बैंक को अगर पैसा चाहिए तो बैंक क्या करती है, किसी कंपनी का पैसा उसके पास जमा रहता है तो उस पैसा को यूज कर लेती है, उसके बदले में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देती है। कॉल मनी, कॉल मनी में क्या होता है? बैंक को CRR मेंटेन करना होता है। अगर CRR रेशियो गड़बड़ाता है तो बैंक एक दूसरे बैंक से पैसा लेती है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया बी बैंक का CRR गड़बड़ा रहा था, 3% था, 4% होना चाहिए। तो 1% से CRR गड़बड़ा रहा था बी का, तो बी ने ए से पैसा मांग लिया कि 1% से मेरा CRR मेंटेन नहीं हो पा रहा, 1% का पैसा दे दो, जो भी होगा XYZ। तो बी बैंक ए बैंक से पैसा ले लेगा कि 1% के हिसाब से हमको पैसा दे दो, मेरा CRR मेंटेन हो जाएगा। तो ए बैंक बोलेगा हमको क्या फ़ायदा? तो ए बैंक को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो बी बैंक उसको इंटरेस्ट देगा। कॉल मनी। कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल पेपर इशू कंपनी करता है। वो क्यों करता है कॉमर्शियल पेपर इशू? तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट को मैनेज करना होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा होता है, तो कंपनी कहाँ से मैनेज करेगा? तो कॉमर्शियल पेपर इशू करके कंपनी अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को मेंटेन करता है। ठीक है। और ट्रेजरी बिल तो समझ रहे हैं, ट्रेजरी बिल में क्या है? फेस वैल्यू से कम पैसा लेगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करेगा? फेस वैल्यू से कम पैसा लेगा, परचेज करेगा ट्रेजरी बिल, और ये परचेज करके बैठा रहेगा मैच्योरिटी पीरियड तक। मैच्योरिटी पीरियड जैसे खत्म हो जाएगा उसको फेस वैल्यू का दाम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर फेस वैल्यू 2 लाख था, लेकिन 2 लाख पर नहीं खरीदा, कितना खरीदा? 1,90,000 पर खरीदा। अब ये 1,90,000 का जो अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल है वो 3 महीना तक लेकर बैठा रहेगा। 3 महीना के बाद वो 1,90,000 का जो ट्रेजरी बिल वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 लाख में। तो 1,90,000 में परचेज किया, 3 महीना तक बैठा, फिर उसके बाद कितना हो गया? 2 लाख। तो 1,90,000 और 2 लाख के बीच में कितना का गैप बना? 10,000 का गैप बना। ये 10,000 इंटरेस्ट कहलाएगा, और वो इंटरेस्ट का पैसा किसको मिलेगा? इन्वेस्टर को मिलेगा। तब ना 1,90,000 प्लस 10,000 जो इंटरेस्ट का पैसा है जो इन्वेस्टर को मिला, वो दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट। इसको दोबारा इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में आता है। तो चलिए, बाकी आप सेशन को समझ गए होंगे। पॉज करके वीडियो देखिए, बार बार देखिए, आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़िए मन लगा करके। अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया गया उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करके हम भी रिवीजन कोर्स लाएंगे, रिवीजन आपको करवाएंगे, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज करवाएंगे, सब करवाएंगे,
तब तक आप क्या करोगे, आप वो करोगे जो आपको पढ़ा दिया गया है, आप उसको पढ़ोगे, उसका रिवीजन करोगे। मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और जो पहले से ही पढ़ा दिया उसका रिवीजन करोगे। दो चीज को पैरेलली लेके चलोगे, सब में, अकाउंट्स में भी, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में भी। चलिए, प्रैकेडमी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार बच्चे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्रमोट करें हमारे चैनल को, आगे बढ़ाएं। और हम आपको, खैर आपके लिए तो मेहनत करेंगे ही, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि आप करोगे तब हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, एक मोटिवेशन, सेंस ऑफ मोटिवेशन है कि हमारा चैनल आगे बढ़ेगा तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। अब देखो 12 बजे बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोटिवेशंस है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, कुछ अपना एफर्ट डाल रहे हैं। तो एफर्ट डाल रहे हैं तो थोड़ा मजा आता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। दिस इज प्रणव गौड़ शाइनिंग ऑफ। मिलते हैं इस वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी। एग्जाम नजदीक है, पढ़ते रहें, मेहनत करें, एग्जाम आपका बेहतरीन होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।